नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। देश में 10 साल बाद गठबंधन की राजनीति का दौर फिर से लौट आया है। हालांकि जो गठबंधन सत्ता में लौटा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी उसे साथ लेकर ही चलते रहे हैं। लेकिन इससे पहले सहयोगी दलों की उन्हें व्यवहारिक तौर पर कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ राजनीतिक नैतिकता और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत की वजह से वो एनडीए की सुनते थे। इस बार सहयोगी पार्टियां सरकार के लिए जरूरी हैं और राजनीतिक अनुभव यही है कि ऐसे हालात में गठबंधन की सरकार में किसी के लिए भी खुलकर अपना एजेंडा चलाना मुश्किल होता है। देश में जब भी गठबंधन की सरकारें बनी तब क्या हुआ? सत्ता और सियासत के जोड़ तोड़ और दावपेच की कहानियों पर ही है हमारी टेली सीरीज गठबंधन द आर्डुअस अलायंस, जिसके पहले एपिसोड में देखिए समझौता द कोएलिशन कंपल्शन, गठबंधन की वो पहली शर्त जिससे एनडीए का जन्म हुआ। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार क्या न्याय करूंगा। 16 मई 1996, नई दिल्ली। न्याय करूंगा। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम था कि उनकी सरकार चलेगी नहीं। कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। 161 सीटों वाली सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अगर इनकार करते तो ये राजनीतिक पलायन होता, इसलिए वाजपेयी ने सरकार बनाने का फैसला किया। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि बहुमत का इंतजाम कैसे होगा। 1996 में बीजेपी का चुनाव से पहले सिर्फ 2 पार्टियों के साथ गठबंधन था, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ और बिहार में समता पार्टी यानी आज के जनता दल यूनाइटेड के साथ। बीजेपी ने लाख कोशिश की, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के अलावा किसी पार्टी ने वाजपेयी सरकार को समर्थन नहीं दिया, क्योंकि कोई भी पार्टी राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक संहिता के एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी के साथ नहीं आना चाहती थी। 27 मई 1996, लोकसभा, संसद भवन, नई दिल्ली। हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। विश्वास मत हासिल करने में नाकाम होने के बाद बीजेपी ने मान लिया कि गठबंधन के बिना सत्ता नहीं मिलेगी और गठबंधन के लिए जरूरी था कि बीजेपी अपने तीनों एजेंडा राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक संहिता को ठंडे बस्ते में डाल दे। कानून बनाओ, आपकी राय के खिलाफ कानून बनाओ। बीजेपी ने यही किया। उसने तीनों मुद्दों को अपने दम पर बहुमत मिलने तक पीछे छोड़ा तो एक के बाद एक क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से जुड़ती चली गईं। उन्नीस में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों का मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि उस गठबंधन से था जिसे नाम दिया गया एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एनडीए का दायरा बढ़ा तो सीटें भी बढ़ी। 1998 में 13 पार्टियों के गठबंधन एनडीए को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय और छोटी पार्टियों के समर्थन से अटल बिहारी वाजपेयी ने 276 सांसदों के समर्थन से काम चलाऊ बहुमत की सरकार बना ली। 19 मार्च 1998, नई दिल्ली। गठबंधन की सरकार चलाने की मजबूरी में बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया था कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस पर बीजेपी के नेताओं को बार बार सफाई देनी पड़ी। संसद से सड़क तक विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर राजनीतिक छींटाकशी भी करती रहीं।
राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है। I can only say that our track record of the last 1.5 years is proof that this government will guarantee security, justice to all minorities, Muslims, Christians, everyone. लेकिन गठबंधन के लिए हद से ज्यादा नरम रवैया भी वाजपेयी सरकार के काम नहीं आया। मार्च 1998 में जिस एनडीए को जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने बिना शर्त समर्थन दिया था, उन्होंने 13 महीने बाद एक दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और बिना देर किए तत्काल प्रभाव से वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 14 अप्रैल 1999, नई दिल्ली। AIADMK to withdraw its support to the government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee with immediate effect. साल 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का कुनबा 24 पार्टियों का हो चुका था। बीजेपी ने एक बार फिर सीटें तो 182 ही जीती थी, लेकिन तीसरी बार पीएम बने अटल बिहारी वाजपेयी 300 से ज्यादा सीटों वाले एनडीए के नेता थे। Democracy has won, destabilization has lost. 13 अक्टूबर 1999, नई दिल्ली। एनडीए की तीसरी सरकार पूरे ठसक से चली, लेकिन गठबंधन सरकार चलाने की मजबूरी में अपने सियासी सिद्धांतों से समझौता बीजेपी के समर्थकों को पसंद नहीं आया। साल 2004 में तमाम उपलब्धियों के बावजूद बीजेपी हार गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सरकार चलाने के लिए अपने एजेंडा यानी हिंदुत्व की राजनीति से समझौता। एनडीए की हार के 10 साल बाद 16 मई 2014, अहमदाबाद, गुजरात। मैं पूरे देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हिंदुस्तान के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले। शायद ही देश में किसी ने सोचा होगा कि कांग्रेस के बिना भी कोई दल अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत लेकर के शासन में आ सकता है। ये चुनाव भी एनडीए ने ही लड़ा था, लेकिन जीत मिली थी नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को। पूर्ण बहुमत से सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की झांकी दिखाई, जिसका असर 2019 के चुनाव में दिखा। मां भारती की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। पीएम मोदी के करिश्मे और राष्ट्रवाद की लहर पर सवार बीजेपी 303 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी, तो बीजेपी के सबसे अहम 3 मुद्दों में 2, आर्टिकल 370 का अंत और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का वादा धूम धड़ाके से पूरा हुआ। बीजेपी को उम्मीद थी कि तीसरी बार उसकी जीत और जोरदार होगी, इसीलिए 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन ये दांव नहीं चला। बीजेपी के समर्थक अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए और बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत से चूक गई। इस जनादेश का मतलब क्या था, ये पीएम मोदी के 4 जून के भाषण से ही साफ हो गया। 4 जून 2024, बीजेपी मुख्यालय, नई दिल्ली। सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ
चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। इस चुनाव में जो बहुमत मिला वो बीजेपी को नहीं बल्कि एनडीए को मिला है। मतलब ये कि इस बार सरकार बीजेपी के नहीं बल्कि एनडीए के एजेंडा पर चलेगी। और एनडीए की तीनों बड़ी पार्टियों बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू का अपना अलग एजेंडा है और उनका आपस में टकराव भी। मसलन बीजेपी का एजेंडा समान नागरिक संहिता है, जिससे टीडीपी और जेडीयू सहमत नहीं है। Whatever the manifesto, our manifesto is there, we will implement the manifesto. No, I think in our manifesto, our leader has given a promise. To that extent, there won't be any deviation as far as the state is concerned. वहीं जेडीयू के एजेंडा में जातिगत जनगणना सबसे अहम है, जिसमें बीजेपी को दिक्कत है और टीडीपी मुस्लिमों को 4% आरक्षण देना चाहती है। बीजेपी इसके भी सख्त खिलाफ है। जातिगत जनगणना करा करके, महिलाओं की साझेदारी करके, अति पिछड़ों को सम्मान दे करके उन्होंने अपनी श्रेष्ठता कायम रखी है। उसी का नतीजा है कि एनडीए में आज हम दूसरे नंबर पर संख्या के हिसाब से हाजिर हैं। Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. There is no problem at all. Muslim reservation will be continued. That all is गठबंधन की राजनीति में अलग अलग पार्टियों के बीच विचारों का ऐसा टकराव बहुत सामान्य बात है। उस टकराव में सरकार टिकी रहे, इसका एक ही रास्ता है, समझौता। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी वहीं खड़ी है जहां वाजपेयी के वक्त थी। हालांकि पीएम मोदी और वाजपेयी दोनों की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए कोई नहीं जानता कि पीएम मोदी क्या फैसला करेंगे। सहयोगियों की शर्तों के सामने समझौता या फिर गठबंधन सरकार चलाने की चुनौती को अवसर में बदलने का चमत्कार।